नमस्कार। विरासत न्यूज और नियब की इस स्पेशल कंबाइंड कवरेज में आप सबका स्वागत है। हम आज एक बहुत ही कंज्यूमर रिलेटेड बात कर रहे हैं और वो है इथेनॉल पेट्रोल की। तो फेम स्कीम एक चलाई थी सरकार ने जिसमें ईवीज का प्रमोशन था कि आप ईवी व्हीकल खरीदिए, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर। अब मैं एक उपभोक्ता हूं जिसने अभी तक गाड़ी अपने नाम पर नहीं ली है और अब मैं 2 बार सोच रही हूँ कि ईवीज पे तो देखो कोई सब्सिडी है नहीं, और अगर पेट्रोल वाली गाड़ी लेने जाऊं तो सरदर्द और पान लूं कि E20, E30, E40 जाने कौन सा पेट्रोल ब्लेंड मुझे मिलेगा जो मेरे इंजन की लाइफ कम कर सकता है। तो अभी हम अपने विशेषज्ञों से ये पूछना चाहेंगे कि बाकी देशों में क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग उसी हिसाब से हो रही है जैसे इंडिया कह रहा है कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है। E10 का स्टैंडर्ड तो मारुति सुजुकी डिजायर का है, लेकिन E20, E30, E40 या E85 के लिए क्या इंडियन कंज्यूमर्स और इंडियन रोड्स अभी रेडी हैं? इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं विनोद सर से सबसे पहले सवाल करना चाहूंगी कि सर, ये ईवीज की स्कीम सरकार ने डिसकंटिन्यू करके ये E20 ब्लेंडिंग जो है वो स्टार्ट क्यों करती है? इसमें है कि देखिए, जो भी सरकार ने योजना लाई है उसमें मेरा ये कहना कि कोई बिना कोई तैयारी के इस योजना को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। जैसे एक तो सवाल है कि कंज्यूमर राइट्स, कि कंज्यूमर को अगर मान लीजिए अलग अलग तरह की गाड़ियां चाहिए तो उसे अलग अलग तरह की गाड़ियां उपलब्ध होनी चाहिए और उसको जो पसंद है वो ले सकता है। और अगर उसमें कोई खराबी आती है तो उसका अधिकार है कि वो कंप्लेन कर सके और गाड़ी लौटा सके। उसी तरह से गाड़ी में जो डालने के लिए पेट्रोल है उसमें भी अगर जो गाड़ी जिस पेट्रोल के लिए उपयुक्त है उस तरह का पेट्रोल मिलना चाहिए और कोई फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप इसी पेट्रोल को लेंगे, चाहे गाड़ी के लिए उपयुक्त हो या नहीं हो, चाहे आपकी गाड़ी खराब हो या नहीं खराब हो। तो सरकार ये अभी इस समय ये कर रही है कि जो पेट्रोल गाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं है, जो गाड़ी जिस पेट्रोल के लिए कंपेटेबल नहीं है, उसको भी फोर्स करे कि आप इसी पेट्रोल को लो। मतलब उसके सामने विकल्पहीनता की स्थिति है कि आपको ये पेट्रोल लेना ही पड़ेगा, चाहे वो आप उसकी गाड़ी उस पेट्रोल से गाड़ी आपकी खराब हो, माइलेज कम हो, आपकी गाड़ी फूक जाए, कुछ भी हो जाए। मतलब कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। एज ए कंज्यूमर जब हम कोई भी सामान लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की होती है कि जो भी सामान आप ले रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है। आप चाहे तो उसको लौटा सकते हैं या आपको वो पसंद नहीं तो दूसरा ले सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि तैयारी, मतलब जो एक तो गाड़ियों को भी उस तरह से तैयार होना चाहिए कि जो आप पेट्रोल ला रहे हैं उसके लायक, उसके कंपेटेबल गाड़ियां हैं कि नहीं। तो अभी पता चल रहा है कि उसके कंपेटेबिलिटी में कोई गाड़ी है भी नहीं, और जो पेट्रोल डाला जा रहा है, इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल, उससे गाड़ियां खराब हो रही है। तरह तरह के लोग जो चिंताएं कर रहे हैं कि इससे हमारी गाड़ी खराब हो रही है, इससे माइलेज घट रहा है। और जब एक कंप्लेन लोग कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, तो सरकार बोल रही है कि पेड कंप्लेन चल रहा है, इस तरह से कि इसको बदनाम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ सरकार जो है लोगों की चिंताओं का समाधान करने के बजाय दूसरे आरोप लगा रही है कि लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो इसी तरह से तो कल कोई कंपनी भी बोले कि आप कोई टेलीविजन खराब दे और अगर कोई उसके खिलाफ कोई कंप्लेन करे तो कंपनी बोले कि नहीं, वो पेड कंप्लेन कर रहा है मेरे खिलाफ। मतलब एक माहौल, किस तरह का माहौल है कि जैसे कोविड के समय में जो इंजेक्शन लगा दिया गया और आज लोग पता चल रहा है कि उसके कारण हार्ट अटैक हो रहे हैं ज्यादा, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। आप पेट्रोल दे रहे हैं लोगों को और उससे गाड़ियां खराब हो रही है, उसकी जिम्मेदारी सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार किसकी जिम्मेदारी लेगी? यहाँ राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी जो उस सवाल को उठा रहे हैं उसी को गलत बता रहे हैं कि ये तो देशद्रोही है, रामद्रोही है। तो इस तरह का एक माहौल, भाई आप जो भी चीज लाए कंज्यूमर के लिए ला रहे हैं ना, कोई अपने सरकार के मंत्रियों को तो नहीं ला रहे हैं। अब मोदी जी बोल रहे हैं मंत्रियों को कि आप पानी पीजिए, अब मंत्रियों को लिए चाहे जो भी करना करवाइए, उससे दंड बैठकी करवाइए, जो करवाना है। लेकिन आम लोगों पे कोई अगर चीज थोप रहे हैं तो आम लोगों के हित में है या नहीं है, वो तो सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। और आप दे रहे हैं पेट्रोल
और आपको ये लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? हमारी गाड़ी अगर खराब हो रही, हम दूसरा, भले ही आप दाम बढ़ा दो ना, दाम तो आपने बढ़ा ही दिया। जो नॉर्मल पेट्रोल है उसका दाम बढ़ा दिया ईरान और अमेरिका और इजराइल के युद्ध के नाम पे, और कई देशों में दाम घट भी गया है, तो आपने उसमें कोई भी एक्शन लेने की वो नहीं की कि भाई आप दाम घटाएं। दाम तो बढ़ाते जा रहे हैं और उसके बाद लोगों को भी बोल रहे हैं कि नहीं जी आपको यही पेट्रोल लेना पड़ेगा, चाहे इससे गाड़ी खराब हो चाहे कुछ भी हो। और जहां तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है तो उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए था, लेकिन वही कहा कि नहीं इससे किसानों को फायदा होगा, इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल। लेकिन उसके बाद ये भी तो सामने आ रहा है कि उसके कारण जो इथेनॉल का प्रोडक्शन करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा खपत होगी, और पानी का ऐसे ही संकट है, देश के कई हिस्सों में पानी उपलब्ध नहीं है। तो मतलब ये देश के लिए तो एक संकट ही पैदा हो जाएगा। एक तरफ पानी का संकट अगर आप है। पानी बोल रहे हैं ना सर, अभी एआई के बारे में संजय सर, अगर आप थोड़ा स्टडी कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि एआई का सर्वर एक थैंक यू का रिस्पॉन्स देने के लिए गैलन्स ऑफ वाटर पी लेता है। अभी हम उस क्राइसिस में हैं कि यहाँ पर जो जेफ बेजोस जैसा आदमी है वो कह रहे हैं कि आप लोगों से पानी लेकर एआई को पिलाइए, क्योंकि हमें तो एडवांस में चाहिए। तो हम तो एलोन उसको पागल समझ रहे थे। यहाँ पर ये सारे बिलियनर्स एक तरीके से ऐसा ही सोचते हैं। अब अगर सरकार भी ऐसा एक्ट करे, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया सबसे बड़ी जनता वाला देश है, तो मतलब क्योंकि यहाँ पर इतना जनता है, तो क्या आप मतलब श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सबको पीछे छोड़ देंगे और आप इस देश के ऊपर बिल्कुल ही मनमानी करेंगे कि हमारे तो सिटीजन मेरे हिसाब से सेकंड थर्ड क्लास भी नहीं, हम लोग 5th या 10th ग्रेड सिटीजन होकर रह गए हैं कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से नीचे का स्तर हो जाएगा अगर मतलब ये प्रूव हो गया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग टेस्ट ही नहीं हुई है और इथेनॉल ब्लेंडिंग आप लोगों पे थोप रहे हैं। ये तो बहुत ही बड़ा एलिगेशन है सर। देखिए, ये सरकार जो है ना चौधरी बन गई है। ये पेट्रोल बेचने वाली जो कंपनियां हैं, आईओसी है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, रिलायंस है, नायरा है, उसके बिहाफ में काम कर रही। हम कोई सामान खरीदते हैं कोलगेट कंपनी से, तो हम कोलगेट पामोलिव से, तो हम उसको पकड़ते हैं कि तुम बताओ ये तुम्हारा ये टूथपेस्ट खराब क्यों है। हम कोई और सामान HUL से खरीदते हैं तो हम उसको पकड़ते हैं कि तुम्हारा ये बिस्किट खराब क्यों है। यहाँ पेट्रोल पंप कंपनियां गायब हो गई हैं, सरकार जवाब दे रही है। सरकार जब दाम बढ़ाने की बात होती है, घटाने की बात होती है, तो सरकार कहती है तो पेट्रोल पंप कंपनियां करती हैं जी, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब एथेनॉल की बात होती है तो ये सारे जो है बेईमान मंत्री मोदी सरकार के, वो सामने आकर इसको डिफेंड कर रहे हैं। अगर इस सरकार का बस चले तो ये डीजल में पेट्रोल और पेट्रोल में डीजल भी मिला देंगे। इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये बेईमान है। आप देखिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि हम जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इन गधों को ये मालूम नहीं है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट एक सैंपल साइज पे किया जाता है। आपको अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, दवा का करना है, किसी चीज का करना है, तो आप एक सैंपल साइज लेते हैं और उस सैंपल साइज में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप 140 करोड़ देशवासियों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसको जो है दांत चिहाड़ चिहाड़ के बोल भी रहे हैं। और आप देखिए कि ये कितनी बेईमान सरकार है। इसने E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी माफ कर दिया, जबकि ये पेट्रोल प्रचलन में ही नहीं है। आपने जो है एक ऐसी चीज पर एक्साइज माफ किया जो उपलब्ध ही नहीं है, जो कोई बेच ही नहीं रहा है ऑफिशियली। इसका मतलब ये चोरी और बेईमानी से E30 पेट्रोल बेच रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं, मैं आरोप लगा रहा हूं। इन्होंने क्या किया, इसको जनरलाइज करने के लिए दिल्ली के पूसा रोड में एक पेट्रोल पंप खोल दिया जिसमें E85 पेट्रोल भी मिलता है। मैं वहां जाकर होकर आया हूं, दिन भर में एक गाड़ी भी नहीं आती है, कोई गाड़ी ही नहीं है।
तो कौन जाएगा उसको? वो बस नमूने के तौर पे उसमें E85 लिखा हुआ है, कोई गाड़ी नहीं जाती, कोई वहां खरीदार नहीं है उसका। लेकिन ये चूंकि इनको अपनी चोरी और बेईमानी को बाद में जस्टिफाई करना है, इसलिए ये जो है इस तरह की बेईमानी की बात लगातार और लगातार बोल रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, उपभोक्ताओं के साथ धोखा है, जनता की जेब पे डाका डालना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। जैन सर, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि हम बाकी कंट्रीज के स्टैंडर्ड से अपने आप को कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने साउथ ईस्ट एशिया को ही कंपेयर करें तो हमारे जो ये इथेनॉल स्टैंडर्ड्स हैं ये हमारे पड़ोसियों से ही मेल नहीं खा रहे हैं। तो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स तो दूर की बात है, तो जो कंज्यूमरिज्म है, मतलब इंडिया के लिए हमेशा वो कॉम्प्रोमाइज क्यों है? चाहे वो FSSAI ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारे मिल्क की क्वालिटी हो। मेरे पास गांव के बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि हमारे सामने तो सीधे सीधे दूध वाला दूध में मिलावट करता है पानी की, और आप ये चीज जो है बड़े बड़े ब्रांड से जब क्वेश्चन करते हैं तो आप उनको कोर्ट में घसीट सकते हैं, लेकिन जब आप सरकार के ऊपर ये क्वेश्चन करते हैं तो आप देशद्रोही कहलाते हैं। तो मतलब ये इंडियन सबकॉन्शियस को एक तरीके से मैनिपुलेट करने का तरीका नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि सरकार को लग रहा है सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही नहीं है। सरकार जवाबदेही है, जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारी अपेक्षाओं को पूरा करेगी सरकार, हमें मानते हैं, और हम उस प्रक्रिया में अपनी मदद करेंगे। केवल वोट डालकर ही नहीं, अपनी अपनी भूमिका अदा करेंगे, हम सभी सोचते हैं ये, है ना। पर जब सरकार को लगता है कि कोई जवाबदारी है ही नहीं, आप जो बोल रहे हैं तो आपको इसको बोलने का हक ही नहीं है, यहीं पर सारी गड़बड़ी हो जाती है, जो संजय कुमार जी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, विनोद जी ने भी अपने बहुत सुंदर तरीके से बात रखी। तो बात यह है कि आज की तारीख में एज ए कंज्यूमर अगर मैं बात कहूं, हम गाड़ी क्यों खरीदते हैं? एक होता है बेसिक नीड। बेसिक नीड क्या है? गाड़ी हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी, चाहे हम स्विफ्ट डिजायर में जाए चाहे मर्सिडीज में जाए, बात तो वही होती है। इट इज अ फंक्शनल बेनिफिट। अब उस फंक्शनल बेनिफिट को पूरा करने के लिए पेट्रोल या डीजल या कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी, वो क्या है, जो उस संयंत्र को चलाए, जिस संयंत्र के कारण वो इंजन चल रहा है और उस इंजन के कारण गाड़ी चल रही है ना। तो यहां पर यह हमारी इकोनॉमिक नीड है, क्योंकि उस गाड़ी पर हमने पैसा खर्चा किया तो हम चाहते हैं कि उसका संयंत्र बिल्कुल जबरदस्त तरीके से चलता रहे और उसमें जंग कम लगे, वो प्रदूषण और भी कम करे, क्योंकि इसमें हमारी भी एक जिम्मेदारी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि भाई हम पर्यावरण के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ही सब कुछ करे। हम अपने लेवल पर अगर हम प्रदूषण रहित गाड़ियां चला रहे हैं तो हम एक तरह से हम प्रदूषण मिटाने में या मिनिमाइज करने में अपना हक अदा कर रहे हैं या अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, है ना। तो इसमें यह होना चाहिए कि हमें ये इस बात का अश्योरेंस दो कि हमारा जो ये इकोनॉमिक नीड है, पेट्रोल इज एन इकोनॉमिक नीड फॉर अस। पेट्रोल में इस तरह की मिलावट से अगर हमारा संयंत्र ही बिगड़ जाएगा, या आज की डेट में अगर हम देखें 2023 के बाद बनने वाली गाड़ियों में जंग रोधक प्रतिशोधक एबिलिटी ज्यादा है, कोरोजन रेजिस्टेंस एबिलिटी इज फार मोर। तो या तो ऐसा करते कि पुरानी गाड़ियों को जो 2023 से पहले की हैं उनको धीरे धीरे फेज आउट करो, उसके बाद एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को नई गाड़ियों के लिए जो BS6 के लिए कंप्लायंट है उसके लिए लाते। अब ये क्या हो रहा है ना, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे, ये मामला हो रहा है। तो कॉम्प्रोमाइज तो तभी होगा ना। फिर आप देखें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी देखिए, इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग नेशन। हम आज की डेट में बड़े क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं 2047 के लिए विकसित राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अरे शुरू हो गई तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो लेबर है, आज की डेट में अभी भी हमारे कृषि में जरूरत से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उनको हम इंडस्ट्री में ला नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री में लाने के लायक ही नहीं है, उनके लिए जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर किसको बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम ऑटोमोटिव सेक्टर जो हमारा मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर्स में से एक है, कीपिंग इन माइंड अवर अर्बन कंज्यूमर्स, उनके लिए गाड़ियां जो बन रही हैं उसमें अगर हम ऐसे लोगों को ना लाएं जो ऑपरेशनल लेवल पर ये काम अच्छे से कर सकते हैं और कृषि पर निर्भर नहीं रहते, तो फिर
ये पहिया घूमेगा कैसे? ये जो जिसको बोलते हैं इकोनॉमी में इनकम जनरेट हो रही है, परचेसिंग पावर बढ़ रही है, कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, प्रोडक्ट्स ला रही हैं, विकल्पों की कमी क्यों होती है? जब ये पहिया ढंग से घूमता नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती ढंग से, प्रोडक्शन ढंग से नहीं होता, इनोवेशन सक्सेसफुल नहीं है, कंज्यूमर उसको अडॉप्ट नहीं कर पाया, तो क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग बैड, इन्वेस्टमेंट्स गोइंग बैड, विकल्पों की कमी रह जाती है, कंज्यूमर के पास क्या होता है? भाई कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी तय करें। कोई भी नया इनोवेशन बाजार में लाने से पहले, जैसे सिंपल सी आप देखिए, ये एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पर। इनोवेशन में हम मार्केटिंग की क्लास में आज से 10 साल पहले क्या पढ़ाया करते थे कि भैया ये जो मसाला टी है या ब्लेंडेड टी है, ये ब्लेंडेड टी का रेडीली अवेलेबल जो सैशे आते हैं जिसमें दूध के अलावा सब कुछ मिश्रित है, आप वो सैशे गर्म पानी में डालिए, घोलिए और चाय तैयार। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये इनोवेशन ही तो है। इस इनोवेशन को मार्केट करने में, एडवर्टाइज करने में वक्त लगा, लोगों को समझने में वक्त, समझाने में वक्त लगा। सरकार अगर, संजय जी ने जैसे कहा, सरकार अगर भूल कर रही है यहाँ पर, एक वो ये कि उसको लग रहा है कि मेरी जवाबदारी नहीं बनती, मैं बस थोप दूं लोगों पर। दूसरा ये कि सरकार ने ये नहीं सोचा कि कोई भी इनोवेशन अडॉप्ट करने में समय लगता है, जब तक उसकी ट्रायलेबिलिटी, उसकी रिलेटिव एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी कम्प्लेक्सिटी, उसके कंपैटिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मौजूद हो। हम इस तरह से थोप नहीं सकते, इससे अफरा तफरी ही मचेगी। एज ए जेन्युइन कंज्यूमर को दो मेजर बेनिफिट्स होते हैं गाड़ी खरीदने के। एक इकोनॉमिक बेनिफिट, भैया मेरा एक जगह से दूसरी जगह में जा रहा हूं, और दूसरा होता है इमोशनल बेनिफिट, मेरी गाड़ी मेरे स्टेटस का प्रतीक होती है। एक आम आदमी, आप देखिए मारुति चला रहा है, वो लिख के रखा है ये मेरी मर्सिडीज है, वो उसकी, भले ही वो मर्सिडीज के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, पर वो मन में ये चीज है, वो उसका एक इमोशनल बेनिफिट है, वो उसका स्टेटस दिखा रही है कि देखो मैं आज मारुति की गाड़ी, ये वाली गाड़ी चला रहा हूं। डिजायर नाम कहां से आया? हसरतें चाहते, ये सब क्या है? हसरतें, हर हसरत पूरी नहीं होती है, राइट? पर डिजायर नाम से मार्केट कितना किया है मारुति ने इस ब्रांड को, राइट? क्यों किया? क्योंकि ये लोगों के इमोशन को हिट करता है। सारी मार्केटिंग इमोशन को हिट करने के लिए की जाती है, वरना लोग लेंगे क्यों? एक गाड़ी से, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं जयंत सर। और मतलब ये डिस्कशन मुद्दे एक ही चीज समझाता है कि एक कंज्यूमर जो है उसके लिए एक घर एस्पिरेशन होता है, वो सालों साल लगा देते हैं होम लोन्स लेने के लिए। एक गाड़ी एस्पिरेशन होती है, चाहे आज की डेट में हम मिडिल क्लास पे हंसते हैं, अपर मिडिल क्लास पे हंसते हैं कि जितने लोग नहीं उतनी गाड़ियां हैं घरों में, 4-5 गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। लेकिन चाहे किसी के घर में एक छोटी मारुति ऑल्टो हो या 4-5 मर्सिडीज उनके गराज में खड़ी हो, एक पेट्रोल का हक तो मेरे हिसाब से सबको जायज होना चाहिए। और इस हिसाब का नहीं कि एक सेट ऑफ पेट्रोल जो है वो आप बिना डिस्क्लोजर के अपने पेट्रोल पंप्स पे मुहैया करा रहे हैं, और एक सेट ऑफ पेट्रोल है जो आप या तो जो हायर क्वालिटी का है, अनब्लेंडेड है, वो दूसरे किसी कैटेगरी में एक तरीके से हिडन है, और आप उसके लिए डबल या 1.5x पैसा देकर वो पेट्रोल डलवा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी, मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद और साथ में बहुत ही दुर्घटनापूर्ण भी ये बात है। जी जैन सर, बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कराना चाहिए था कंज्यूमर से। हम टूथपेस्ट से लेके एक शादी में पहने जाने वाले गहने तक का हम सर्वेक्षण करा देते हैं। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शंस के सर्वे होते हैं कि ये लोगों के लिए अच्छा है या नहीं, राइट? हर चीज का 18 से 40 साल के लोगों का अलग अलग ब्रांड्स की प्रेफरेंसेस पर सर्वे होते हैं। तो कोई भी इनोवेशन लॉन्च करने से पहले क्यों ना कंज्यूमर से, जैसे कि संजय जी ने कहा, सैंपल लेकर कंज्यूमर्स का सैंपल लीजिए, अलग अलग एज प्रोफाइल, अलग अलग इनकम प्रोफाइल के कंज्यूमर्स का सैंपल लीजिए और उनसे पूछिए सबसे पहले कि आप क्या इस इनोवेशन के लिए रेडी हैं। अगर हम ब्लेंडेड पेट्रोल देते हैं तो वो बताए, सरकार ने ये नहीं बताया पहले कि अब बता रही है प्रेशर में आके कि भैया इससे एग्रेरियन हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उस पर दबाव कम पड़ेगा, हम बचत करेंगे, हमारा प्रदूषण भी कम हो रहा है। अरे ठीक है, प्रदूषण कम हो रहा है, तुम्हारा इंपोर्ट भी कम हो रहा है, मगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखो क्या लोग इसके लिए रेडी हैं? क्या लोगों की आम जिंदगी में ये ज्यादा अच्छा असर कर रहा है या बुरा असर कर रहा है? जब हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर खर्चा करने की बात थी,
मैंने 2020 में नहीं 2015 में ये सुना था, ये ऑल इंडिया जो ऑटोमोटिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ये सर्वेक्षण था और केपीएमजी सर्वे में भी बोला गया था एक शायद जमाने पे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो ये था कि 2030 तक 40% ऑफ इंडियन ट्रैफिक विल कंसिस्ट ऑफ ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, स्कूटर्स हो, चाहे वो आप देख रहे हैं स्कूटर्स हो या 3 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, वो कहाँ चला गया? ये सारा फोकस इथेनॉल पर क्यों आ गया? हम वाटर बेस्ड फ्यूल्स, हम इलेक्ट्रिक बेस्ड फ्यूल्स पर क्यों नहीं जा रहे हैं? और ब्लेंडेड फ्यूल्स अगर हमें करने ही है तो हमें ऑप्शन मिलना चाहिए, और उस ऑप्शन मिलाने के लिए प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए और प्रॉपर सर्वे होना चाहिए कि ये जो रिसर्च हो रही है इसके क्या फायदे हैं और क्या कंज्यूमर ये सबसे बड़ी बात है सर, मुझे जो लगता है कि एक इंफॉर्मेशन कैंपेन बहुत हद तक मिसिंग है। मतलब हमने काफी डिटेल में इस बारे में चर्चा की है, तो मुझे अब आप लोगों का टाइम में रिस्पेक्ट करते हुए इस चर्चा का यही अंत करना चाहूंगी। पर एक जो मुद्दा है, हम सब इस पे अग्री कर सकते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग चाहे कैसा भी स्टेप हो, जब वो एक मिस इन्फॉर्म्ड स्टेप कंज्यूमर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ, बहुत लंबी तकरीर जयंत जी ने की और अच्छी की है। देखिए, ये जो एड कैंपेन की बात कर रहे हैं, ये नेस्ले कंपनी ने 2011 में एक ऐड निकाला था, मिंट विथ होल। हुआ ये कि मिंट महंगा हो गया था और जिस प्राइस में वो मिंट दे रहे थे उसमें उनको वो मुनाफा कम हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि मिंट के गोल गोल छल्ले में उन्होंने एक छेद कर दिया, तो माल कम लगने लगा और उसको एडवर्टाइज किया मिंट विथ होल। अरे मिंट विथ होल, तुमने मिंट निकाल लिया और मिंट विथ होल का प्रचार करके उसको आपने ज्यादा पैसे में बेचा। ये गडकरी साहब और हरदीप पुरी यही कर रहे हैं। ये पेट्रोल में छेद करके उसमें इथेनॉल डाल रहे हैं और इससे मुनाफा कमा रहे हैं। और देखिए, एक बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, ये मामला कहां से शुरू हुआ। दरअसल भारत जो है इंटरनेशनल मामले में बुरी तरह पिटा हुआ है। इसको ईरान ने भी मुंह नहीं लगा रहा था, इसको अमेरिका भाव नहीं दे रहा था, और जब ये हॉर्मुज का संकट हुआ तो भारत के अंदर तेल की बहुत बड़ी किल्लत हो गई और इन दोनों बेईमान चोर मंत्रियों ने इसका ये नतीजा निकाला कि अगर 100 लीटर की खपत है, हमारे पास 60 लीटर है, तो 40 लीटर उसमें इथेनॉल मिला दो। और इस तरह इस चोरी की शुरुआत हुई, जो इस समय हमें नहीं मालूम कि E20 के नाम पर वो E30 पेट्रोल दे रहे हैं, E40 पेट्रोल दे रहे हैं, E50 पेट्रोल दे रहे हैं, क्योंकि इसको मापने का कोई तरीका कंज्यूमर्स के पास और इवन पेट्रोल पंप मालिकों के पास भी नहीं है। जी, पारदर्शिता, लचीलापन और लोगों तक सही बात पहुंचाना, सर्वेक्षण करना, लोगों की मानसिक तौर पर रेडी है या नहीं ये पता करना और उनको ट्रायल करने के मौके देना। ये तो ऐसा ही है ना कि घर में आपने दाल बनाई है और ज्यादा मेहमान आ गए तो आपने उसमें 2 गिलास पानी और मिला दिया दाल में। ये यही कर रहे हैं। ये दूध अगर कम है, आपने दूध में पानी और मिला दिया, सब बच्चे को थोड़ा थोड़ा मिल जाए। ये जुगाड़पना एक पॉइंट पर डाल दिया था। डोल ड्रम में है आजकल लोग की, कई देखा होगा कि कई लोग अब बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए गाड़ियां खरीदना बंद कर दो। नहीं, तो मान लीजिए आज आपने एक गाड़ी खरीदी, वो आपको E20 मिलेगी, क्योंकि E20 से ऊपर कोई कंपनी बना ही नहीं रही है। अब तो आज मैंने 10 लाख की एक गाड़ी खरीदी, अब कल को सरकार E30 ले आएगी तो मेरी गाड़ी तो गई काम से, तो हम क्यों खरीदे गाड़ी। अभी रुकने कहा कि भाई अभी गाड़ी किस तरह का पेट्रोल उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे क्या सरकार की योजना है। जो डोल ड्रम की स्थिति है वो बड़ा किसी भी देश के लिए घातक है कि इस तरह से लोगों के इतने कंज्यूमर्स को लाखों करोड़ों में आपने उनको डोल ड्रम में डाल दिया। अब पेट्रोल डलवाते हुए डर लगता है कि पेट्रोल डलवाएं और गाड़ी खराब हो जाए, या आप रास्ते में ही गाड़ी बंद हो जाए, क्या हो जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए। तो ये तो बड़ा खतरनाक स्थिति है कि ये भी सरकार की ओर से किया जा रहा है। कोई कंपनी करे
तो उसकी तो आप शिकायत कर सकते हैं। अब सरकार ही करे तो आपको याद होगा कि ओला के स्कूटर्स जब आए थे और उसमें आग पकड़ी जाती थी, या उस टाइम पे नैनो गाड़ी आई थी और वो 1 लाख रुपए की थी, लेकिन वो पलट जाती थी क्योंकि उसमें ज्यादा हेवी मटेरियल नहीं यूज किया गया था। तो एक ना कंज्यूमर्स में डर था और उन्होंने सीधे सीधे वो मतलब गाड़ी नहीं ली थी, वो कंपनीज को लॉस हुआ था। लेकिन आप सोचिए कि पेट्रोल एक ऐसी कमोडिटी है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप यूज करेंगे। अगर आप गाड़ी नहीं ले रहे हैं, अगर आप पेट्रोल नहीं डलवा रहे हैं, आपकी गाड़ी पानी पे तो चलेगी नहीं। आप जिस कैब में जा रहे हैं वो गाड़ी तो पानी से नहीं चलेगी। तो इससे महंगी तो बढ़ेगी, मानिए कि अगर उसका माइलेज कम होगा, पेट्रोल तो उतना ही दाम में मिल रहा है जितना ये, तो सस्ता तो किया नहीं। तो 500 रुपए का पेट्रोल लोग 900 में खरीद रहे हैं। एक तरीके से खपत क्योंकि आपकी बढ़ गई ना, का इथेनॉल की क्वालिटी से एवरेज नीचे गया, तो जो पेट्रोल आप 400, जैसे सर बता रहे थे अपनी गाड़ी का ही केस कि मेरा फुल करा के टैंकर 400 किलोमीटर चल जाती थी, अब 300 किलोमीटर चल रही है। ये सेम चीजें मैकेनिक्स भी बोल रहे हैं, कंज्यूमर्स भी बोल रहे हैं, हम सब लेमैन है यहाँ पे, हम में से एक भी इंसान साइंटिफिक बैकग्राउंड का नहीं है। लेकिन अगर हम ये लोग समझ पा रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि सरकार के पास इतना कैलिबर होते हुए भी उन्होंने इतना हेस्टी डिसीजन क्यों लिया, और क्या हमारा बेस्ट इंटरेस्ट उनके हित में, अभी हमारा हित उनके दिल में नहीं है। ये सवाल हमारा इस डिबेट में था और इसी चर्चा को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा कैंपेन है कि जब तक E20 पे एक सोल्यूशन या एक कैंपेन है, क्लैरिफिकेशन नहीं आता, हम सवाल करेंगे, क्योंकि हमारा जो है, हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है कि हम इस चीज पर सवाल उठाएं एज कंज्यूमर्स, एज जर्नलिस्ट्स, एज वॉइसेस ऑफ पीपल। इसी के साथ मैं शाम की चर्चा में आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप जुड़े और आपने अपनी बहुत ही नॉलेजेबल बात जो है, अपने एक्सपीरियंस को, इतने सालों के एक्सपीरियंस को इस छोटी सी डिबेट में कंडेंस किया। और दर्शकों, अगर आपको ये डिबेट जरा सी भी अच्छी लगी, प्लीज इसको कार चालकों के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक जरूर छोड़कर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि आप तक हमारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच पाए। धन्यवाद और